नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप सभी ने देखा कि 26 जनवरी को आपका 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। और देखिए गणतंत्र दिवस की बात होती है ना, तो आप सभी जान को मालूम होगा कि ये बड़ी इसकी कहानी है। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ, गणतंत्र के रूप में हमारी स्थापना हुई। और इसीलिए हम लोग दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, इसीलिए हर साल आप देखते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान कुछ प्रावधानों के साथ आ चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी ही क्यों मिली थी? पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? तो इतिहास में एक घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी, 26 जनवरी की है 1930 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस तिथि को महत्वपूर्ण मानते हुए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था पूरी तरह से, और गणतंत्र के रूप में हमारी स्थापना हो चुकी थी। और गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया ने देखी स्वदेशी सैन्य शक्ति और अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम के 9 वज्र प्रदर्शन, स्वदेशी तोप से दी गई सलामी, और राफेल, सुखोई समेत लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम, कई फॉर्मेशन में किए करतब, और राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी, प्रधानमंत्री ने किया बलिदानियों को नमन। और असल में तो मुझे लगता है कि आप देखिए कि इस तरह का जो भी गणतंत्र पर्व होता है वो हमारे सैनिकों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईमानदारी से अगर कोई कर्तव्य अपना निभा रहा है तो वो हमारे सैनिक हैं अपने। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह वायुसेना की कमान सोनाडन लीडर सिंधु रेड्डी और नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने संभाली है। महिला सैन्य दल और अग्निवीर पहली पहली बार परेड में शामिल हुए। पहली बार महिला ऊंट सवारों का दस्ता कर्तव्य पथ पर नजर आया है। और 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। इनमें 17 झांकी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और 6 झांकी विभिन्न मंत्रालयों से थी। इनके जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा को दिखाया गया है। 50 विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई फास्ट में शामिल हुए, और इनमें वायुसेना में 45 विमान, नौसेना का एक और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टर शामिल है। 479 कलाकारों ने राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में प्रस्तुति दी है। वे कई राज्यों से जुटे थे। 75 आर्म्ड रेजिमेंट के अर्जुन टैंक ने भी परेड में हिस्सा लिया। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसमें 120 एम की मुख्य राइफल गन, 7.62 एमएम मशीन गन और 12.7 एमएम की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन आप लोगों को देखने को मिलेगी। डीआरडीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वैसे आप सभी जानते हैं कि महिलाएं, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो अपने कर्तव्य को जानती हैं। वो आप देखिए कहीं पीछे नहीं है, जहाँ भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही है। अब आप में से बहुत सारी लड़कियां होंगी जो अपना काम को बड़े बाखूबी निभाती होंगी, इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता होगा। तो देखना एक दिन, आप खुद देख लेना, बहुत आगे तक जाओगे, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आतंकियों को शरण देना बंद करे दुनिया, हम देश सीमा पर आतंकवाद रोकने को भी कदम उठाए। भारत और मिस्र की ओर से गुरुवार देर रात जारी हुआ संयुक्त बयान। यूएई सऊदी अरब के बाद एक और अरब मुस्लिम देश की पाक को परोस चेतावनी है। ये आपने देखा होगा अभी हाल ही में कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तो उन्हीं की बात हो रही है। सुएज आर्थिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को मिलेगी जमीन। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को धन्यवाद दिया और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर भी दिया है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको विस्तृत देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखिएगा। दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन भारत में लॉन्च हुई। भारत बायोटेक की
इन कोविड कोवैक को स्वास्थ्य मंत्री व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने किया लॉन्च। वैक्सीन का विकास भारत की क्षमता को दिखाता है, मजबूत होगी देश की छवि। नाक से ले जाने वाली वैक्सीन की बात हो रही है, ठीक है। अभी आपने देखा है कि आप लोगों ने इंजेक्शन के रूप में ली है कोरोना की वैक्सीन। पीएम पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत के विरुद्ध साजिश है। गोवा के राज्यपाल पिल्ले बोले, पीएम का चरित्र हनन देश के विरुद्ध हमले और दुर्भावनापूर्ण कृत्य का सामान है। और ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं, लेकिन बीबीसी स्वतंत्र संस्था नहीं है और वह ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह है। ये आपने देखा है कि गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, उन्हीं को लेकर उन्हीं पर एक बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री पर आप देखेंगे कई सवाल दागे गए हैं। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सब चल रहा है, आप सभी जानते हैं। दुनिया भर के छात्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं पीएम की परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री साहब आप देखेंगे चर्चा करते हैं, आज 27 जनवरी को करेंगे। और बजरंग विनेश समेत 36 पहलवान जागरेब ओपन में खेलेंगे। 4,760 करोड़ रुपए के घोटाले में जीटीएल के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया है मामला। चलिए तो आप देख लीजिए, सीबीआई ने आईडीबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों को एक समूह के साथ 4,760 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले जीटीएल लिमिटेड और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और यह घोटाला वर्ष 2009 से 12 के बीच होने का आरोप है। उस समय देश में साफरक की सरकार थी। एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, आप सोचिए कि हमारे देश में तो मुझे लगता है कि जन्म ही लेता है और तभी से उसे भ्रष्टाचार की शिक्षा दी जाने लगती है। जहाँ भी देखिए आप लोग, हर समय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। पहले लोकपाल आया, लोकपाल को ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा, कोई जादू की छड़ी आ रही है कि घुमाएंगे वो पूरा साफ हो जाएगा भ्रष्टाचार। लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहुत लड़ना पड़ेगा, और सरकारें नहीं, हमें आपको हर जगह लड़ना होगा, क्योंकि हम आप ही भ्रष्टाचार को शुरुआत करते हैं। तो ये भी ध्यान देना होगा। और सीबीआई की बात होती है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। गर्भगिराने की मंजूरी न देना महिलाओं को सम्मान से जीने के हक से वंचित करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़क के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना पीड़िता के लिए होगा बेहद दुखद। कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 25 सप्ताह के गर्भ को गिराने की दी अनुमति। ये अच्छी, आप देखिए एक पहल है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कोई नहीं चाहता है प्रेगनेंसी, फिर भी हो जाती है। ये आप देखिए कि इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हमारे देश में बहुत सारी होती हैं। और उस टाइम अगर आप देखिए कि कोई पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि उसके पास ऑप्शन तो होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी है और उसे चुनना है या नहीं चुनना है वो जाने। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये अच्छी दिल्ली हाईकोर्ट की पहल है। झांकियों में दिखा नारी शक्ति का दम, हम नहीं किसी से कम। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की झांकियां मुख्य थीम महिला सशक्तिकरण रही। क्लासिकल डांस शो भी महिलाओं के सम्मान, उनके महत्व और योगदान को समर्पित रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, महिलाएं, लड़कियां किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। जो अपने आप को माने हुए है वो बेवकूफ़ है, और जो महिलाओं को कमजोर मानता है वो उससे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपका नाम जरूर रोशन होगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ विधानसभा है, विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वी के सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हैं। अपने गणतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, केजरीवाल कह रहे हैं। G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है, और उपराज्यपाल कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि G20 की बैठक हो रही है ना, हमारी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं भारत, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और G20 की आपको मालूम होगा कि स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखेंगे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और एक बात पहले भी आप लोगों से बोली है कि इस तरह के जो संगठन है, चाहे वो आपके राष्ट्रीय स्तर के हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, इनके बारे में जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे इनसे डायरेक्ट आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है,
अभिनेता अन्नू कपूर को हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती हुए। इन्हें अन्नू कपूर को आप लोग देखते भी होंगे। जामिया मिलिया के बाहर पसरा सन्नाटा बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर। दिल्ली पुलिस के हवलदार ने गोली मारकर खुदकुशी की। महापौर चुनाव के लिए कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। आपने देखा है कि एमसीडी चुनाव हुए थे हाल ही में, और आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद, लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को दोनों को अपने अपने ऊपर भरोसा है कि हमारा मेयर बनेगा, तो उसी को लेकर सब ये चल रहा है। क्योंकि एक और स्थिति है, जो दल बदल का कानून आप लोग देखते हैं ना, वो आप देखेंगे एमसीडी में लागू नहीं होता है, तो कोई भी पार्षद किसी को भी अपना वोट दे सकता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इसी बात का डर किसे है? आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा है, ठीक है, कि कहीं उसके पार्षद बीजेपी के उम्मीदवार को वोट ना दे दे, ठीक है। एलजी के आमंत्रण पर सीएम ने मांगा कोई और समय। खींचतान के बीच एलजी ने सीएम, मंत्रियों, 10 विधायकों को दिया था शुक्रवार को मिलने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री ने जताया आभार, पर पंजाब जाने का शेड्यूल बताते हुए किसी अन्य दिन के लिए आग्रह किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पंजाब में भी इनकी सरकार आ चुकी है। अगली सुनवाई तक कामगारों का वेतन नहीं दिया तो फेस हो गए वित्त सचिव। हाईकोर्ट ने कहा है कि 9 महीने से वेतन भुगतान नहीं होना खेदजनक है। 2 विभागों के बीच फाइल फंसी होने से अटका अस्पताल के कामगारों का वेतन। जेएनयू में बिजली काटे जाने के खिलाफ छात्र संघ का प्रदर्शन। बर्फीली हवा से राजधानी में फिर बढ़ाई ठिठुरन, पानी गिर गया तो ठंड तो बढ़ेगी ही। आरएमएल अस्पतालों में 30 बेड का अत्याधुनिक इमरजेंसी वार्ड शुरू होने की बात हो रही है। कोरोना रोधी टीकाकरण की तर्ज पर चलेगा एमआर टीका देने का अभियान। तैयारी में जुटा दिल्ली सरकार का परिवार कल्याण निदेशालय। चिकित्सा जिलाधिकारियों को दी कमान। स्थायी टीकाकरण केंद्रों के अलावा कॉलोनियों व धार्मिक स्थलों पर भी दी जाएगी एमआर टीके की तीसरी डोज, मेजल्स और रूबेला को खत्म करने के लिए, ठीक है। दिल्ली में आरटीएस के निर्माण कार्य से पकड़ी रफ्तार। कान कोर्स लेवल की स्लैब कास्टिंग और प्लेटफॉर्म लेवल पर पियर आर्म्स का निर्माण प्रगति पर, और स्टेशन के सभी पिलर हो चुके हैं तैयार। उसी को लेकर देख रहे हैं आप लोग। 20 रुपए में गरीब और कमजोर वर्गों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीसो को पद्मश्री दिया गया। ये पद्मश्री आपको मालूम होना चाहिए कि 1954 में शुरू हुए थे, और इसी तरह के लोगों को ये दिया जाता है जो आपने देखा है कि बहुत बेहतर कर्तव्य निभा पाते हैं। और सांप पकड़ने वालों से लेकर डॉक्टर तक पद्म पुरस्कार पाने वाले देश के गुमनाम नायक। मोदी सरकार 2014 से ऐसे नायकों को कर रही है सम्मान। और पद्म पुरस्कार के लिए कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में काम कर रहे नागरिकों को चुना गया है। और पुरस्कार पाने वालों में से कई गुमनाम नायक हैं जो चुपचाप समाज और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता आने के बाद सम्मानित कर रही है। इस बार कई ऐसे गुमनाम लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई, जिनको बहुत कम ही लोग जानते हैं। चलिए, तो ये आप देखिए, दिलीप महाल नैस ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के क्षेत्र में काम किया इन्होंने। रतन चंद एक जारवा जनजाति के कहे जाने वाले डॉक्टर हैं। हीराबाई सिद्धि जनजाति की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर मुनीसर गरीब और कमजोर वर्गों का काम करते हैं ये निस्वार्थ इलाज। नेकराम शर्मा पारंपरिक फसल प्रणाली को कर रहे हैं पुनर्जीवित। कपिल देव प्रसाद 52 बूटी बनकर कला पर कर रहे हैं काम। और डोमर सिंह कुंवर नाचा के माध्यम से फैला रहे हैं जागरूकता। मंगला कांति राय इस सरिदा वाद्यंत्र को कर रहे हैं संरक्षित। और भानुबाई चितारा 400 साल पुरानी विरासत को बढ़ा रहे हैं आगे। मासी और गोपाल पुरानी स्वदेशी तकनीकों से पकड़ते सांप। देखिए, ये अच्छी पहल है। आप देखिए, मुझे लगता है कि यही कला है हमारे प्रधानमंत्री में, कि वो बड़ा मतलब आप देखिए कि जनता के बीच अपने आप को बनाए रखने की पूरी उन्हें आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की घोषणा के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाए सरकार। ये दुनिया भर के 150 देशों के छात्रों, अब देखिए कल आज जो होगी उसमें देखना आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री साहब। और 22,000 लोगों ने 2018 में पहली बार कराया था रजिस्ट्रेशन परीक्षा पर चर्चा के लिए। पद्म पुरस्कारों में अमेरिका व कनाडा के 2 भारतीय मूल के गणतक भी हैं। भारतीय अमेरिका एसआर श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण से किया गया सम्मान। इंडो कनाडाई सुजावा राम दोराई विज्ञान के में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुए। ये नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार आप देखते हैं कि इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। कोविशील्ड लेने के बाद कोवैक्सीन टीका लेने की नहीं है अनुमति, केंद्र कह रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा, मोटा अनाज भी बन सकता है राजनीति का पैमाना। राजस्थान में बाजरा इसकी का 40% पैदावार, लेकिन नहीं हो रही खरीद। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मोटे अनाज के रूप में आप देखेंगे मनाया जा रहा है। मोटे अनाज के उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद को किया जा रहा है प्रोत्साहित। 3500 रुपये प्रति क्विंटल रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। भले ही रागी मोटा अनाज वर्ग में शामिल है, लेकिन उसे सुपर फूड की श्रेणी में रखा जा सकता है। 13.5 लाख टन मोटे अनाज की खरीद का लक्ष्य तय किया है केंद्र सरकार ने। पिछले वर्ष यह लक्ष्य 6.5 लाख टन था, जो दोगुना हो चुका है। चलिए आप देखिए मोटे अनाज की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। MBBS छात्रा की मौत के केस में CBI जांच हो, इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 19 वर्षीय आप देखिए अनन्या दीक्षित की मौत के मामले में, जिसने 5 सितंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रावास में फांसी लगा ली थी। समय बीतने से आरोपित की जिम्मेदारी कम नहीं। एसी अदालत ने हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आरोपित की हमले के 20 दिन बाद मौत होने की दलील को नहीं स्वीकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए माफ कीजिए प्रोटोकॉल है, अन्यथा आज हम आपको मिठाई के साथ आटा व अन्य राशन भी दे सकते थे। ये भारत कह रहा है। आप देखिए सीमा पर मिठाई बांटी गई ना, बाघा बॉर्डर पर। इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, तो इस पर भी सोचा करिए, क्या सोचते हैं, लिखा करिएगा अपनी राय। सोफे के लिए जदयू विधायक और पूर्व सांसद की भी हाथापाई हुई है, गाली गलौज भी हुआ है। बिहार में नवगछिया में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये विवाद हुआ है। इस तरह का आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक बार जूते चले थे विधायक के और शायद सांसद साहब के बीच। आप लोगों ने काफ़ी चर्चा सुनी होगी। तो नेता है, नेता कुर्सी ही तो उनके लिए सब कुछ है। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुलायम को बिहार की मंत्री ने कुशवाहा को बताया जदयू का किराएदार। चलिए छोड़िए, चलता रहता है। मुलायम को पद्म विभूषण से सैफई में जश्न, भारत रत्न की उठ रही मांग। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और आप देखें हमारे देश के रक्षा मंत्री रहे। उनकी अभी कुछ समय पहले डेथ हुई ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। स्वामी प्रसाद ने बताया अपमान। और ये आप लोगों को मालूम होगा श्री रामचरितमानस को लेकर विवाद जो छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद, इन्होंने अभी टिप्पणी की थी, तो उसी को लेकर बात हो रही सब। छत्तीसगढ़ में हर माह बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता, CM साहब कह रहे हैं, मुख्यमंत्री। और राजस्थान में 21 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं को देते हैं बेरोजगारी भत्ता। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से। 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। अभी चुनाव होना है 2023 में। त्रिपुरा में वाम मोर्चा ने की 47 उम्मीदवारों की घोषणा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिपुरा में क्या है, चुनाव हो रहे हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो चलिए एक बार त्रिपुरा घुमाते हैं। यहीं से बैठे बैठे हम लोग घूमते रहते हैं। अगरतला इसकी राजधानी है। देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए हैं। इसकी सीमा असम और आपकी मिजोरम से लगती है। और इससे विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या, त्रिपुरा। और ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुने, यही करवाता है। भारत के आपके लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबके चुनाव करवाता है। और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बता दीजिएगा नीचे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है, ये आप देखिए कांग्रेस का। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए थे। बगावत से शिवसेना और महाराष्ट्र दोनों की छवि धूमिल हुई है, उद्धव कह रहे हैं। ये आपने देखा है सभी ने, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला। पहले आप देखिए बीजेपी के साथ हुआ करते थे उद्धव ठाकरे, फिर चुनाव हुआ और उसमें आप देखेंगे कि एक कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए उद्धव ठाकरे। कुछ समय बाद इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उड़ीसा में भाजपा को झटका। ये आप देखेंगे कि उड़ीसा में 2024 में सत्ता हासिल करने का ख्वाब देख रही भाजपा को बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा है, जब पता चला कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गवांग, उनके बेटे शिशिर गवांग ने पार्टी छोड़ दी। दोनों ने आप देखेंगे कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी दे दी है और इन्होंने पुत्र अब भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी में शामिल हो गए हैं। उड़ीसा एक बार चलिएगा, उड़ीसा अच्छा राज्य है। भुवनेश्वर इसकी क्या है? उड़ीसा की देखिए उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी को पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। नवीन पटनायक साहब के यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आपकी 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? उड़ीसा। देखिए, जब भी किसी राज्य की बात होती है तो मैप में उसे ज़रूर देख लिया करिएगा, क्योंकि उससे आपकी परीक्षा में बहुत मदद मिलती है। और मुझे लगता है देखिए इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए कि मैप बार बार हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि भूगोल है ना जो आपका, भारत का हो फिर चाहे दुनिया का हो, विश्व का भूगोल हो, इससे आप लोग मैप के सहारे ही पढ़िएगा। और मैं बार बार आप लोगों को ज़बरदस्ती बोलता रहता हूँ कि मैप के बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है, तो मैप का थोड़ा एडजस्ट किया करिएगा। इतना हिंदी थोपने को जारी रहेगा विरोध, स्टालिन कह रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब करें। चलिए, अगर हम लोग तमिलनाडु अगर चलना चाहें ना, तो दक्षिण भारत में आप लोगों को देखने को मिलेगा तमिलनाडु। ये है आपका तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है इसकी सीमा। और आप देखेंगे कि यहीं आपका श्रीलंका देख रहे हैं, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप देखते हैं, भारत श्रीलंका की भी देखने को मिलता है। और RN रवि यहाँ के कौन है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। हिंदी थोपने को लेकर आप देखिए, ये कहते हैं हिंदी का विरोध करते हैं, ये कहते हैं हमारे यहाँ हिंदी लागू मत कीजिए, हमारी भाषा है एक, उसे तमिल है, उसे ही रहने दीजिए। त्रिभाषा सूत्र का बात होने लगता है, आपने देखा होगा कि एक हिंदी रहेगी, एक इंग्लिश रहेगी, एक आपकी स्थानीय भाषा रहेगी, तो उसी को लेकर विवाद होता है। छत्तीसगढ़ में पहले दिन 3,000 किलोमीटर की यात्रा आप देखेंगे। हर ब्लॉक में 10 किलोमीटर की पदयात्रा का रखा गया लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा। पहला हरित राज्य बनेगा हिमाचल, नई निवेश नीति लाएंगे। और कहा प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, करोड़ों रुपए का ऋण विरासत में मिला है, भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, शिक्षा नीति में भी लाए जाएंगे बड़े बदलाव। अभी आपने देखा है कि यहाँ कहाँ चुनाव हुए थे ना, हिमाचल प्रदेश में। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम को 4 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। और आप देखेंगे कि ये भाजपा और कांग्रेस के 2-2 उम्मीदवार हैं, इन्हें नहीं दिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। चलिए, तो ये भी याद रखिए। ये आप देखेंगे स्वदेशी सैन्य शक्ति ने दिए गर्व के क्षण। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है ना, हमारे पड़ोसी अगर श्रीलंका जैसे हों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, अफगानिस्तान जैसे हों, बांग्लादेश जैसे हों, ये आप देखिए फिर हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वही दुश्मनी का काम करते रहते हैं। तो इसीलिए हम अपनी रक्षा क्षेत्र पर जरूर ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे MBPT अर्जुन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और यह मुख्य युद्ध टैंक की तीसरी पीढ़ी का टैंक है। इसके लिए नया बख्तर कंचन विकसित किया गया है, जो इसे अभी तक से एंटी टैंक वारहेड से सुरक्षित करता है। सुरक्षा के मामले में यह तीसरी पीढ़ी की अन्य टैंक से बहुत आगे है। परेड में
75 आर्म्ड रेजिमेंट के अर्जुन की अगुवाई कैप्टन अमनजीत सिंह ने की है। 120 मैन राइफल गन इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 7.62 को एक्सीएल मशीन गन देखने को मिलेगी। 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन देखने को मिलेगी। 1400 हॉर्स पावर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटे अधिकतम गति इसकी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्रॉस कंट्री सड़क से इतर असमान परिस्थितियों में गति है इसकी। नाग मिसाइल ये आप देखेंगे, और नए नाग मिसाइल सिस्टम को नामिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भी DRDO की हैदराबाद लैब ने विकसित किया है। यह टैंक डिस्ट्रायर सिस्टम है, यानी कि फायर एंड फारगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है से लैस सिस्टम है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल समेत कुछ ही देशों के पास ऐसी स्वदेशी तकनीक है। 17 मैग्नाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की अगुवाई लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने की है। 6 ATGM नांग को दागने में सक्षम बख्तरबंद युद्धक वाहन से लैस है। 5 किलोमीटर है फायर एंड फॉरगेट क्षमता वाली नांग मिसाइल की रेंज। टारगेट लॉक करके फायर के बाद मिसाइल स्वतः ही निशाने को भेजने में सक्षम है। इसे बाद में किसी भी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। BMP-2 एक गणतंत्र दिवस की परेड का एक अहम आकर्षक BMP-T2 सरद भी रहा है। सरद भी यह टैंक घातक हथियारों और रात में भी लड़ने की क्षमता से लैस है। इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल सैडी का सरत रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से संचालित किया जा सकता है। मैकेनाइड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के BMP-2 की अगुवाई 6 मैकेनाइड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अर्जुन सिद्धू ने की है। और क्वेचक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल 3 ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के कैप्टन नवील धातेरवाल के नेतृत्व में क्वेक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल भी परेड का आकर्षण रहा है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत टाटा एडवांस सिस्टम और भारत फोर्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। 7.62 मीडियम मशीन गन से लैस यह व्हीकल चारों तरफ से सुरक्षा देने में सक्षम है। इसे लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैन्य टुकड़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। K9 वज्र टी ये आप देखेंगे लेफ्टिनेंट फिखर तिवारी के नेतृत्व में 224 मीडियम रेजिमेंट K9 वज्र टी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। और आप देखेंगे 150 mm 52 कैलिबर टैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड वज्र की रेंज 40 किलोमीटर है, और टैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम में रेगिस्तानी क्षेत्रों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलने में सक्षम है। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से स्टील का कवच लगा होता है। ब्रह्मोस लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला ने 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस के प्रदर्शन की अगुवाई की है। सुपरसोनिक सटीक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और दुश्मन की सीमा में जाकर लक्ष्य भेदने की में सक्षम है। शॉर्ट स्पैन ब्रिज कैप्टन शिवासी सोलंकी ने 64 असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को प्रदर्शित किया है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मदद से सैन्य टुकड़ियां आसानी से नहर या नाले को पार कर पाती हैं। वायुसेना की बढ़ रही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैप्टन सुनील दशरथे और लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित किया है। यह पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागने से सक्षम है। 2 ध्रुव 2 रुद्र हेलीकॉप्टर इस डिफेंस सिस्टम की ताकत बढ़ाते हैं। रुद्र को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी कि WHAP 8x8 पर्सनल कैरियर है। इन्हें जरूरत के मुताबिक इन्फेंट्री व्हीकल CVRN व्हीकल ATGM कैरियर आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सड़क पर इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह नदियों और नहरों को भी पार करने में सक्षम है, तो अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व को सुनिश्चित कर रहा है भारत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने गणतंत्र दिवस पर दी हमें बधाई। और आप देखिए रूस की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत है, ये रूस है हमारा भारत और रूस। और आप देखेंगे हमारे भारत के रूस से हमेशा संबंध अच्छे रहे और भरोसेदार मित्र रहा है रूस। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी रूस ने मदद की। सुबह से शाम तक बिखेरती रही गणतंत्र की छटा। देख लीजिए लड़ाकू विमानों ने बनाए बाज प्रचंड जैसे फॉर्मेशन। चलिए गूगल ने अनोखे अंदाज में मनाया गणतंत्र दिवस।
एक बड़ा मार्केट भी है हमारा, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मनाने चाहिए इन्हें, वरना हम लोग निकाल देंगे। भारत को ज्ञानवान लोगों का देश बनाए, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। और जब हम लोग आरएसएस की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, और ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलिराम हेडगेवार ने इसका फाउंडर थे। बीटिंग रिट्रीट, पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस की बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान और पाकिस्तान रेंजर इस देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे। इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। कर्तव्य पथ पर गलवान के वीरों की दस्तक ने भर दिया जोश। परेड के दौरान भारत माता की जय घोष के साथ दर्शकों ने किया जवानों का स्वागत। इस तरह की खुशियां मनाना अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बस हमारे देश से में शिक्षा, हर इस तरह की कोई व्यवस्था होगी, हर व्यक्ति का, हर परिवार का शिक्षा तक पहुंच हो सके, स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे आसानी से मिल सके, इससे कोई किसी को कमी नहीं होना चाहिए। बसावट के लिए पीपल कोटी की जमीन अनुपयुक्त है। सरकार ने 120-30 परिवारों के पुनर्वास के विकल्प को लंबित रखा है। ये आपने देखा है कि उत्तराखंड जाइए, जोशीमठ आप लोग सुन रहे होंगे, और यहाँ भूदशाओं और भूमि फटने की बात हो रही है, दरारें पड़ने की बात हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। डीएनए की नहीं हमारी शकल भी मिलती है। राखीगढ़ी में मिले मानव कंकाल कोरिया की सोल नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज भेजा गया था कंकाल। हिसार के राखीगढ़ में 2016 में हुई खुदाई के दौरान हुए मानव कंकाल ऐसी मिले थे जो सही स्थिति में थे। उनमें से 2 कंकालों को दक्षिण कोरिया की सेओल नेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया था। कंकालों को यहाँ भेजने के उद्देश्य यह था कि उस समय के लोग कैसे दिखते थे। सेओल से जब इसकी रिपोर्ट आई तो उस समय के लोगों को के चेहरे वर्तमान में राखीगढ़ी में रहने वाले लोगों से पूरी तरह मेल खाते थे। अब आप देखिए, पूर्वज थे तो खाएंगे ही। और चलिए, कैसे दिया शकल को आकार। पूरा डाटा मिलने के बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सारे एक एक अंग को विकसित किया जाता है। अगर कोई टूटा हुआ भाग होता है तो उसका कंप्यूटर की सहायता से जोड़ा जाता है। सिर, गर्दन, जबड़े को विकसित किया जाता है। इसके बाद उसमें मांस, खून और नसें भी चढ़ाई जाती हैं। अंत में त्वचा पर काम होता है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 वर्ष का समय लगता है। चलिए, टाइगर सफारी प्रकरण में फंसे हरक सिंह, ये आप देखिए, वही कार्बन टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, उत्तराखंड। रोजगार योजना में उड़ीसा का गंजाम जिले देश में नंबर 1 है। जिले में 63,449 परिवारों को 100 दिन काम का उपलब्ध कराया गया है। महात्मा गांधी सुनिश्चित रोजगार योजना मनरेगा है ना, तो उसी की तहत। और आप देखिए कि आप लोगों को भी मिलता है, आपके क्षेत्र में भी मिलता है, आप लोग जाकर देखिए। मनरेगा के तहत आप लोग देखते हैं रोजगार देने की बात की गई है। लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या है ना, आपके क्षेत्र में सरपंच साहब ईमानदार हो, सचिव ईमानदार हो, तभी मिलता है। ये 2006 में लॉन्च की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत। CTET में बैठा सॉल्वर अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने परीक्षा में सेंध लगाने वाले एक गिरोह के सक्रिय सदस्य को पकड़ा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठा था, देख लीजिए आप लोग। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की फर्जीवाड़े बहुत हो रहे हैं हमारे देश में, और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत मीडियम परिवार के लोग, गरीब परिवार के लोग तैयारी करते हैं इस तरह की परीक्षाओं की। और आप देखिए, वो जैसे तैसे पेपर देने पहुंचते हैं, पेपर दे के निकलते हैं, मालूम चलता है फर्जीवाड़ा हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कितना दुख होता होगा। और एक गरीब परिवार किस तरह से पढ़ाता है अपने बच्चों को, उसका संघर्ष देखिए। वो छात्र का भी एक कमरे में रहता है, खाना किस तरह से खाता है, सुबह खा लिया, दिन में पता नहीं। तो बड़ी संघर्ष भरी कहानी रहती है आप लोगों की। चित्रकूट में श्री राम लोक और मेहर में बनेगा कॉरिडोर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। सतना आप देखेंगे, चित्रकूट का कुछ भाग MP के सतना जिले में पड़ता है और कुछ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स। पूंछ में रक्षा समूह के सदस्य से चली गोली, पत्नी की मौत हुई है। और डोरेमोन ने मिली सीख से बचाई 6 वर्षीय मुस्तफ़ा की जान। कार्टून शो में भूकंप की स्थिति में बचने के बताए तरीकों को अलाया अपार्टमेंट के धंसने के वक्त अपनाया। और आप देखेंगे, उस दिन बिल्डिंग हिलते ही बिना पाल गवाए छिप गया था बेड के नीचे। माँ और दादी को हादसे में इसने खो दिया है। तो सोचिए, बच्चे भी समझदार होते हैं। अहमदाबाद में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में 4 लोग हिरासत में लिए गए। 4 टुकड़े होकर अस्तित्व विहीन हो जाएगा पाकिस्तान, बाबा रामदेव कह रहा है।
लखीमपुर में दंगल प्रतियोगिता में पटकनी खाते ही पहलवान की मौत हुई है। 1950 में हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को दिया संदेह का लाभ। चलिए 35 वर्षों पुराना मामला है, इसलिए आप देखते हैं हमारी न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े होते रहते हैं कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत लंबा टाइम लगता है। कश्मीर विश्वविद्यालय में कभी गूंजते थे आज़ादी के नारे, अब होगा Y20 सम्मेलन, और कभी ऐसी अराजकता भी थी यहाँ, अब देखिए 370-35 से हट चुका है। G20 के तहत सम्मेलन के लिए देश के 15 विश्वविद्यालयों में किया गया शामिल। कश्मीर युवाओं से चर्चा कर भारतीय लोकतंत्र की खूबियाँ जानने विदेशी मेहमान। और आप देखेंगे 2 भागों में लद्दाख जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। केरल कांग्रेस राज्य में दिखा रही BBC डॉक्यूमेंट्री। आम जनता के लिए सरमोगम बीच पर स्क्रीनिंग से की गई शुरुआत। तो क्या सोचते हैं आप लोग, इस तरह की कोई मूवी आई हुई है तो क्या होना चाहिए? इस पर प्रतिबंध पूरी तरह से लग जाना चाहिए या दिखाया जाना चाहिए? और केरल की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जवाब में दिखाई कश्मीर फाइल्स। देखिए सब चल रहा है सब। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। उत्तराखंड में आत्मदाह करने जा रहे 8 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के धुले जिले में ध्वजारोहण के बाद कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्मदाह करने जा रहे थे लोग। और ये आप देखिए, आवासीय भूमि दीवानी दस्तावेज अपने नाम से कराने की मांग को लेकर इन्होंने किया है। पतंग उड़ाते समय गिरकर छात्र की मौत। गणतंत्र दिवस समारोह पर AMU में लगे अल्लाहू अकबर के नारे। देखिए मदरसे में फहराया धार्मिक झंडा, हाफिज गिरफ्तार हुआ है। इस तरह के भी काम होते रहते हैं। झंडे को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो से सकते में पूर्णिया पुलिस। बिहार के पूर्णिया शहर के मधुबनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर मोहल्ले में एक शिक्षक के घर की छत पर फहराते झंडे के वीडियो से जिले के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी सकते में आ गए। वीडियो में पाकिस्तानी झंडा फहराए जाने का दावा किया गया है। माँ होने के लिए हाँ या ना कहने का अधिकार महिला को है। ये आप देखिए 24 सप्ताह से अधिक गर्भ को मामले में जारी किया गया है दिशा निर्देश। वही दुष्कर्म पीड़िता की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए हमारे उसकी क्या लड़की की गलती है बेचारी की। हमारे देश में जो हालत बनी हुई है, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बिहार के मधुबनी में बच्चों के विवाद में गोली मारकर दंपत्ति की हत्या। बेसमेंट की खुदाई में से मंदिर 3 मकान ढहे, बच्ची की मौत। आगरा में अलाया अपार्टमेंट हादसे में फंसी तीसरी महिला की भी मौत हुई है। जो लखनऊ में हुआ हादसा उसी की बात हो रही है। नंधौर सेंचुरी में विशेषज्ञ संघ पक्षियों को तलाशेगा वन विभाग। देखिए हल्द्वानी में। गाजियाबाद का सकलपुरा बना मॉडर्न, लगे CCTV कैमरे, वाईफाई निःशुल्क। MBA डिग्रीधारी ग्राम प्रधान के प्रयासों से बदली सूरत। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हुई बेहतर। पंचायत की जमीनों से हटाए गए अवैध कब्जे। बड़ी अच्छी पहल है आप देखिए, लेकिन ऐसे कम ही पहल आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरपंच ईमानदार होना सबसे बड़ी बात है आज के समय में। और अगर सरपंच ईमानदार है तो आप देखिए आपके क्षेत्र की 90 से 95% समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र में शिक्षा नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही, तो इसके लिए आपका सरपंच जिम्मेदार है, प्रधान जिम्मेदार है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि वहाँ से बैठकर यहाँ कुछ नहीं कर सकते वो। इसीलिए पंचायतों की स्थापना की बात कही गई थी। ये संपादकीय पाठ है। और आप सभी जानते हैं अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है और प्रीलिम्स में फ़ायदा देता है। मुख्य परीक्षा में भी आप लोगों को काफ़ी फायदा मिलता है। सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का समय। इस भारत के अशांत एवं अस्थिर सामरिक परिदृश्य में कायम तक तलखी में किसी प्रकार से कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। नई दिल्ली को पारंपरिक रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे चिर परिचित प्रतिद्वंदियों की चुनौती का सामना करना पड़ा है। समय के साथ यह चुनौती और बढ़ती गई और निस्संदेह पाकिस्तान अभी भारी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, तो उससे फिलहाल उतना खतरा नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि वह कभी भी अपना असली चेहरा दिखा सकता है। हालांकि इस बीच भी वह आतंकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी ओर चीन के साथ चुनौती बहुत तत्कालिक महत्व की दिखती है, जो हिमालयी क्षेत्र में दुस्साहस दिखाने के साथ ही सीमा पर भारी सैन्य जमावड़े में जुटा हुआ है और हिंद महासागर के क्षेत्र में चीनी नौसेना
की बढ़ती मौजूदगी से नई दिल्ली के लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। तीसरे विमान वाहक पोत की घोषणा के साथ ही चीनी क्षमताएं बहुत तेजी से विस्तार की ओर है। यही कारण है हिंद प्रशांत क्षेत्र में तमाम अन्य देश भी चीनी सैन्य शक्ति की काट के लिए अपने प्रयास तेज करने में लगे हुए हैं। इनमें जापान सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। जापान में किस्ता सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी कि NSS की घोषणा के साथ ही चीन की बढ़ती सैन्य चुनौतियों से मुकाबला के लिए रक्षा बजट बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जापान में लंबे समय से अपना रक्षा बजट अपनी GDP के 1% के दायरे में रखा हुआ था, लेकिन चीन के सबसे बड़े रणनीतिक चुनौती करार देने वाले NSS जैसा पहले के अंतर्गत उसने 1% की इस सीमा को बढ़ाकर 2% कर दिया है। जापान की अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह भारी भरकम राशि होगी, जिससे व्यापक सैन्य ढांचे के निर्माण की राय खुली। ये आप देखें, पाकिस्तान है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से। चाइना, ये आप देखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ये आप देखेंगे कि कितना भी पाकिस्तान कमजोर हो जाए, लेकिन वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, आतंकियों से हमें हमारे देश में भेजता रहता है, शांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। चाइना आप देख रहे हैं यहाँ हरकतें कर रहा है। लद्दाख में कुछ समय पहले झड़प हुई थी, हमारे कुछ सैनिक उसमें शहीद भी हुए थे। अभी अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा है कि झड़प हुई है। और आप देखते हैं कि हिंद महासागर में हो, प्रशांत महासागर में हो, दक्षिण चीन सागर हो, दुनिया भर का वो आप देखिए कब जाने की बात करता रहता है, तो वो भी हमारे लिए चिंता का कारण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही दक्षिण कोरिया भी अपनी GDP के 5% बराबर रक्षा व्यय करने की तैयारी में है। हालांकि अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए यह वास्तविक अर्थों में जापान जितना ना हो, लेकिन कोरियाई दृष्टिकोण से खासी ऊंची छलांग जरूर है। दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया से उपजे खतरे को देखते हुए अपनी सामरिक तैयारी में कोई कोर कसर शेष नहीं रखना चाहता है। चीन भी उसकी चिंता बढ़ा रहा है। दक्षिण कोरिया की जनता में चीन के प्रति असंतोष भी बढ़ने पर है और माना जा रहा है कि इस साल फिलीपींस भी रक्षा पर अपनी GDP के 8% के बराबर खर्च करने की तैयारी में। रक्षा खर्च में यह निरंतर होती वृद्धि आक्रामक चीन सैन्य शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान और अन्य देशों को भी सैन्य क्षमताओं बढ़ाने को बढ़ावा दे रही है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना के उतरने से भारत के लिए भी एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है, जो पहले से ही हिमालयी सीमा पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है। आप लोग देखिए, अगर इस तरह का इतना खर्च किया जा रहा है किस पर, सेना पर, आप सोच लिए कोई मतलब तो है नहीं है इसका, कोई आप देखेंगे रिजल्ट तो आएगा नहीं, कोई इन्वेस्ट तो हो नहीं रहा है कि कोई प्रॉफिट आके निकलेगा। अगर आप सोचिए कि इतना बचता, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर के देशों में जो गरीबी व्याप्त है, जो शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो स्वास्थ्य पर नहीं मिल पा रहा है व्यवस्थाएं, वो सभी उपलब्ध हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। इसे आप लोग अपने गांव के संदर्भ में भी देख सकते हैं। आप देखते हैं आपके गांव में किसी की लड़ाई होती है, दोनों का FIR होती है, दोनों आप देखते हैं कि क्या जाते हैं, रिपोर्टी होती है, कोर्ट में जाते हैं, दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अब उस बर्बादी का कोई रिजल्ट तो निकला नहीं है। तो फिर आप देखते हैं अपने अपने घर में एक एक गन रख लेंगे, दूसरा एक तोप ले आएगा, वो भी ले आएगा, तो एक खर्च बेफालतू का खर्च माना जाता है। ये हकीकत बात यही है। लेकिन क्या करें, सभी अपनी बढ़ा रहे हैं तो हमें भी बढ़ाना होता है, दूसरे देशों को बढ़ाना होता है। और इस परिदृश्य में भारत के लिए आवश्यक होगा कि वह आगामी बजट में रक्षा आवंटन का बहुत तार्किक रूप से उपयोग करे। इससे सरकार के साथ ही तीनों सैन्य बलों को सुनिश्चित करना होगा कि वे रक्षा व्यय के मोर्चे पर सही तालमेल बैठाएं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सेनाओं को अपनी प्राथमिकताएं भली भांति तय करनी होगी। उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? यदि भारत की चीन की मौजूदा या आकार ले रही अत्याधुनिक सैन्य क्षमताओं की बराबरी करनी है, तो रक्षा में पूंजीगत व्यय बढ़ाना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो चला है। और समय के साथ रक्षा मंत्रालय का राजस्व व्यय यानी कि वेतन भत्तों और पेंशन आदि पर खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसने आवश्यक आधुनिकीकरण की राह रोकी रखी है। आधुनिकीकरण के लिए आवंटित बजट को पूरी तरह खर्च न कर पाने में सैन्य बलों की कमजोरी भी 21वीं सदी के योद्धाओं के लिए भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर आश्वस्त प्रदान नहीं करती हैं। और एक बात याद रखिए, हमारी सेना कमजोर नहीं है, हमारे जवान कभी कमजोर नहीं रहे हैं किसी भी देश के सामने। लेकिन आप देखिए, हमारी हो सकती है कि टेक्नोलॉजी कमजोर हो। अमेरिका से हम लोग तुलना नहीं कर सकते, अपनी चाइना से हम लोग तुलना नहीं कर सकते। अगर अमेरिका के और चाइना के सैनिकों को हमारे सैनिकों से आमने सामने आना है बिना हथियारों के, तो हमारे सैनिक कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो पटकनी दे देंगे। इस तरह के कई बार उदाहरण देखने को मिले भी हैं। सरकार को इस ओर भी उतना ही ध्यान देना होगा कि वह संयुक्त कमान की दिशा में सेनाओं को कैसे तैयार करे।
यह कदम न केवल सैन्य अभियानों की सफलता के लिए बल्कि तमाम तरह की लागत घटाने के लिहाज से भी आप देखेंगे उतना ही महत्वपूर्ण है। सेनाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए आगे आना होगा और बजटीय आवंटन भी इस प्रकार से हो कि भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। इसके अतिरिक्त रक्षा बजट के पूंजीगत व्यय परिव्यय में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के साथ ही सैन्य बलों की परिचालन तत्परता के भी संतुलन बनाना आवश्यक होगा और रक्षा उत्पादन में अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जैसे अभियानों को कुछ समय लगेगा, जबकि संघर्ष की मोर्चा तो कभी भी खुल सकता है। ऐसे में सरकार को उन सैन्य क्षमताओं के विस्तार पर अवश्य ही ध्यान देना होगा जो चीन पाकिस्तान से मुकाबला के लिए आवश्यक है। भारत के विरुद्ध जिस प्रकार की सैन्य व्यूह रचना हो रही है उसे देखते हुए रक्षा तैयारी में विलंब उचित नहीं है और इसमें समय गवाए बिना ही तैयारी तेज करनी होगी। और इस समय भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह चीन के बढ़ते दुस्साहस का करारा जवाब देने के लिए सेना के सभी स्तरों को सशक्त बनाने की दिशा में बजट की आवंटन करे और ऐसे आगामी बजट सरकार के लिए कड़ी परीक्षा का पड़ाव सिद्ध होने जा रहा है। उसमें पूंजीगत व्यय के में बढ़ोतरी की समानुकूल आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना है या नहीं। देखिए बजट आना है ना, तो उसी संदर्भ में बात हो रही है। आप लोग बताइए कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं किया गया है? क्या किया गया है? मुनाफे के लिए डर का सहारा, यह बात ठीक नहीं कि लोगों के मन में डर बैठाकर उत्पादों को बेचने की कोशिश की जाए। ये आप देखिए संकट में शांत रहें, ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। ये हिंदू मंदिरों पर जो निशाने की बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। भ्रष्टाचार की इमारत, जो अपने आप देखते हैं कि अपना निजी लाभ के लिए बिल्डर नियमों कायदों की दरकिनार करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। लखनऊ में इसी तरह का हादसा हुआ है। चलिए देखिए, स्मार्टफोन में खोए रहने की बढ़ती आदत, दूर बसे अपनों की खैरियत जानने की सुगमता देने वाली स्मार्ट गैजेट अब करीबी रिश्तों में भी खटास पैदा कर रही है। ये आप देखिए कि एक समय होता था कि हम आप निमंत्रण देने के लिए सामने से जाते थे, लेकिन आप देखिए समय बदल चुका है, व्हाट्सएप से भेज दे रहे। समय 24 घंटे ही है, लेकिन फिर आप देखिए हमारे अपने लोगों से बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो यही सब कहा जा रहा है, पढ़िएगा। तो राजधानी में भूकंप का बढ़ता जोखिम, भूकंप यानी कि भूमि का कांपना, ठीक है। मंगलवार दोपहर नेपाल में आए भूकंप के झटकों को देश की राजधानी तक महसूस किया गया ना। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व आप देखिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है यहाँ। सुनिश्चित हो भूकंप रोधी निर्माण, चलिए पढ़िएगा। डाटा लीक के बाद खरी ये आप देखेंगे कि एक तरह से तंज कसा जाता है। बनने लगी राजनीतिक घमासान की पृष्ठभूमि, देख लीजिए। 2024 में लोकसभा चुनाव है। शांति प्रिय विश्व का स्वप्न, आज विश्व के अनेक हिस्से में हिंसा और युद्ध की स्थिति है, इसलिए वैश्विक परिवेश में कायम अशांति को समाप्त करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। एक शरणार्थियों की समस्या बनी हुई है। आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, कितना बर्बादी हो रही है। आप देखिए सबसे ज़्यादा रूस को तो नुकसान उठाना पड़ रहा है, यूक्रेन को सबसे ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ECLGS के अगले वर्ष की भी जारी रहने की उम्मीद है। कोरोना काल में MSME को वित्तीय संकट से बचाने की पेश की गई थी स्कीम, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात हो रही है, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि ये पहल मई 2020 में शुरुआत की गई थी, तो ये डेट भी याद रखिएगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए घोषणा संभव है। और बजट आप देखेंगे हलवा वित्तीय बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया है। और इसमें आप देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में गुरुवार को हलवा वितरण की रस्म निभाई गई। नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस प्रांगण में हलवा बनवाया गया था। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के सचिव व विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बजट तैयारी से पहले हलवा खिलाने की रस्म सालों से चली आ रही है। पिछले साल कोरोना की वजह से हलवा बनाने की जगह मिठाई से काम चलाना पड़ा था। इस रस्म अदायगी के साथ बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बजट तैयार करने वाले अधिकारी कर्मचारी बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। चलिए देखते हैं क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को भी मिलेगा बढ़ावा। ट्विटर पर अपना नाम बदलकर फंसे एलन मस्क, ये आप लोगों को टेस्ला CEO हैं और ट्विटर के नए मालिक हैं। ट्विटर 2006 में आया हुआ था।
और IGL के शुद्ध लाभ में 11% की गिरावट। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात हो रही, चौथी तिमाही में 2.9% बढ़े अमेरिकी अर्थव्यवस्था। और 3900 कर्मचारियों की छटनी करेगी IBM। देखिए टेक्नोलॉजी कंपनी है ना IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की बात हो रही है। 5 से 6 रुपये किलो तक कम हो सकता है गेहूं आटे का मूल्य। बफर स्टॉक में 30 लाख टन गेहूं की बिक्री खुली बाजार में की जाएगी। मारुति सुजुकी के पास 4.05 लाख इकाइयाँ लंबित ऑर्डर हैं। मंदी के दौर में भी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्री ने अगले वर्ष भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया। हामिद रसीद ने कहा है कि G20 समूह के अन्य देशों के मुकाबले भारत की विकास दर सबसे ज़्यादा रहेगी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस UN की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंडनबर्ग के खिलाफ तलाश रहे हैं कानूनी विकल्प का अदानी समूह। ये कहा अमेरिकी फॉर्म रिपोर्ट से शेयर धारकों और निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हिंडनबर्ग रिसर्च अपनी रिपोर्ट पर कायम कहा अदानी समूह ने कागजात मांगेंगे। एक बात आपको मालूम होना, जो अदानी समूह है ना, कह रहे हैं कि इन्होंने कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाने में इन्होंने गैर कानूनी तरीके से काम किए हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और हमारे देश में भी इन पर आप देखें कई आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार इनकी काफ़ी मदद करती है। हरियाणा में गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म, अब तेजी से पिराई करेगी मिलें। और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो राम सेतु को होगा नुकसान। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने सेतु समुद्रम के 4A प्रोजेक्ट को बेवकूफ़ी भरा कहा है। मोदी जी से नाराज हुए और राहुल से यात्रा शुरू कर दी। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि इसी से कहते हैं कि भगवान राम इसी के जरिए गए हुए थे। राम सेतु की उसी की बात होती है। यहाँ आप लोगों को श्रीलंका और भारत के बीच की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या। देख लीजिए। टीवी न्यूज चैनलों पर लागू नहीं होंगे फैक्ट चेक के नियम, केंद्र कह रहा है। और कहा उन पर नियमों तभी लागू होंगे जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे चिन्हित सामग्री। अभी भी आसान नहीं न्याय पाने की राय। मामला क्या है? याचिकाकर्ता महेंद्र कुमार वर्मा की 30 हजारी अदालत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास रीडर थी और सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह केंद्र सरकार नियम 1994 के दायरे में आते थे। जून 2003 में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित उनके 15 वर्षीय बेटे का इलाज सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। फिर उसे राजीव गांधी कैंसर संस्थान अनुसंधान केंद्र के लिए रेफर किया गया। इसमें खर्च हुई राशि में से 51,854 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। कई प्रतिवेदन देने पर कोई सुनवाई नहीं होने पर याची हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी इसने। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। न्याय व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं हमारे देश में। भारत चीन सीमा पर हालात स्थिर। चीन के उप विदेश मंत्री बोले द्विपक्षीय रिश्तों पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चीन आक्रामकता से ने भारत को क्वाड में शामिल होने को किया मजबूर, पोम्पियो कह रहे हैं। चलिए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बड़े उद्देश्य के लिए चीन पूर्वी लद्दाख में कर रहा है हरकतें। तुर्की ने स्वीडन पर घृणा अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया है। पहले तुर्की के नाम से जानते थे, यहाँ तुर्की ये देखने को मिलेगा। भारत के पास उत्कृष्ट प्रतिभाएं, उनके लिए तैयार करें वातावरण। अमेरिका में शीर्ष विद्वान निकाय CEO ने कहा है विश्व को बताई जाए कश्मीर की सच्चाई। और ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 साल बाद बहाल किया गया है एक तरह से। और ये राष्ट्रपति थे ना अमेरिका के। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमला को लेकर भारत ने जताया कड़ा विरोध। भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे कोई बातचीत नहीं है, हिना रब्बानी कह रही हैं। पाकिस्तान में अधिक बिजली उत्पादन में हुआ था अंधेरा। और तालिबान को 21वीं सदी में लाने के लिए मदद करें मुस्लिम देश, UN कह रहा है। और आप देखिए तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पर। लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है हमारे तालिबान से। अमेरिका में पुलिस वाहन की टक्कर से भारतीय छात्रा की मौत हुई है। रूसी जासूसी मामले में जर्मनी ने दूसरे संदिग्ध को किया गिरफ्तार। उत्तर कोरिया आपदा पर नजर रखने को जापान ने उपग्रह भेजा। अमेरिका में 9 भारत वंशी समेत 12 लोग जालसाजी के आरोपित हुए। इजरायल सेना के हमले में मारे गए 10 फलस्तीनी। सुरक्षा वापस होने पर इमरान के घर के बाहर जुटे समर्थक। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। IMF ने से धन जारी कराने को पाक ने अमेरिका से मांगी मदद। बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है अमेरिका। कौन? पाकिस्तान।
तो दुनिया भर में हाथ फैलाए फिर रहा है, लेकिन आप देखिए आतंकियों को फिर भी मदद करता है। अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना। टेक्सास में प्रतिभाशाली विज्ञानियों की अगुवाई करेंगे भारतीय प्रोफेसर, ये अमेरिका में भारतीय वंशी प्रोफेसर गणेश ठाकुर की बात हो रही है। ये आप देखेंगे खेल का क्षेत्र है, इसके भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। विजय अभियान जारी रखने उतरेगा भारत। न्यूजीलैंड के विरुद्ध रांची में पहला T20 मैच आज ऋतुराज कलाई की चोट के कारण सीरीज से बाहर हुए। रिवाकीना और सवालेका के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। एक कजाकिस्तान की एलिना रिवाकीना ने बेलारूस की विक्टोरिया को अजारेंका को 7-6, 6-3 से हराकर वर्ष की पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में प्रवेश किया है। खिताबी मुकाबले में रिवाकीना का सामना अरीना सवालेंका से होगा। चलिए देखते हैं, ये भी याद रखा करिएगा। जाग्रेब ओपन में बजरंग बेनेज समेत आप देखेंगे ये खिलाड़ियों की बात हो रही। पहला जापान को भारतीय टीम ने 0-8 से रौंदा। और आप देखेंगे ये फुटबॉल विश्व कप हो रहा है ना, हॉकी विश्व कप, उसे माफ करिए हॉकी विश्व कप, फुटबॉल नहीं, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ये पहली बार कब हुआ था उस पर बताइए आप लोग, मैंने बता चुका हूँ कई बार आपको। अंत में जब खत्म हो जाएगा तो एक ओवरव्यू और ले लेंगे। आईसीसी के वर्ष के सबसे क्रिकेटर चुने गए हैं आजम खान। कौन? आजम, बाबर आजम। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब हुई थी इसकी स्थापना? 15 जून 1909 में, ठीक है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम T20 में। मनिका विश्व रैंकिंग में सबसे 33वें स्थान पर भारत की स्टार खिलाड़ी है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस महासंघ की ताजा विश्व रैंकिंग में इन्हें स्थान मिला है। लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, साइना हुई बाहर। बैडमिंटन खिलाड़ी है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 के BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है, महिला क्वार्टर फाइनल की। रविंद्र जडेजा की दमदार पर वापसी, झटके 7 विकेट। रूसी की पेरिस ओलंपिक की राह हुई आसान, यूक्रेन ने किया विरोध। बार्सिलोना कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में डेम्बेले चमके। फ्रांस के फॉरवर्ड ओस्मान डेम्बेले को गोल की मदद से बार्सिलोना ने बुधवार को यहाँ रियल सोसिडाड को 1-0 से हराकर डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले रोडवेज के चालक सम्मानित हुए हैं। ये आपने देखा, वो क्रिकेटर थे, अभी सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। राजौरी में नशा मांगने पर थमा दी IED, 3 गिरफ्तार हुए। सूर्य अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान जून-जुलाई में भेजे जाने की संभावना है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान कह रही है। ये आप बताइए, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका पूरा नाम क्या है? बार बार हम लोग बात करते रहते हैं इसमें। बाइक सवार को 12 किलोमीटर तक घसीट ले जाने वाली कार चालक गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में इसी तरह की घटना हुई थी। सर्विकल कैंसर से बचाव में मदद करेगी सर्वावेक वैक्सीन, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है। इसका भी ओवरव्यू एक देखते रहा करिएगा। सामंजस्य का सौंदर्य, कहानियां ढूंढते हैं अभिनेता, आकर्षित करती है मसाला हिंदी फिल्में। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। उड़ीसा में उड़ा गुलाल ब्रज में शुरू हुआ होली का उल्लास। हिंदू संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को संकल्प है, संघ कह रहा है। बसंत पंचमी पर जनेऊ धारण करती लड़कियां। टाइगर स्टेट के लिए उत्तराखंड पेश करेगी मजबूत दावेदारी। ये आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 270, ये 2012 से 2020 तक बाघों की राजबार मौत की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। मध्य प्रदेश को आप लोग टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। ये भी देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी मिल जाते हैं। निमोनिया पर कारगर एंटीबायोटिक टेरामाइसिन की खोज। 1950 में आज ही के दिन अमेरिका में एंटीबायोटिक टेरामाइसिन की खोज की घोषणा की गई थी। फाइजर कंपनी ने दुनिया भर से मिट्टी के 5,000 नमूने पर शोध कर इंडियाना की मिट्टी से इसे अलग किया था। यह निमोनिया 25 अन्य संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी
पाया गया था। लंदन में टेलीविजन सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1926 में आज ही के दिन स्कॉटिश आविष्कारक के जे.एल. वेयर्ड ने लंदन में टेलीविजन सिस्टम का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। वेयर्ड ने घूर्णन डिस्क का उपयोग कर चलती छवियों को इलेक्ट्रॉनिक आवेगों में उतारा था। इसमें संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए याद रख किए जाते हैं अजीत। लायन, मोना डार्लिंग, लिली डोंट बी सिली जैसे प्रसिद्ध डायलॉग देने वाले अभिनेता अजीत खान। हामिद अली खान का जन्म 1922 में आज ही के दौरान हैदराबाद के गोलकुंडा में हुआ था। अभिनेता बनने के घर से भाग वह मुंबई आ गए थे। काफ़ी संघर्षों के बाद उन्होंने 1940 में साहे मिश्रा में मौका मिला। बतौर हीरो सफलता न मिलने पर वह 1966 में फिल्म सूरज में विलेन बन गए। 1976 में बनी उनकी फिल्म कालीचरण के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। वह 5 दशकों तक भारतीय फिल्म में जगत में अजय रहे और उन्होंने करियर में जंजीर, यादों की बारात, धरती जैसी कई फिल्में की हैं। 22 अक्टूबर 1998 को उनकी डेथ हो गई थी। गांधी गौड़ से एक युद्ध, ये अभी मूवी आई हुई है, देख लीजिए। कल्पना के चश्मे से देश का इतिहास। चलिए इस पर क्या बात की जाए। नकारात्मकता पर नियंत्रण रोगों से लड़ने में मददगार। न्यूरो साइंटिस्ट ने युवा और बुजुर्गों के दिमाग की सक्रियता के आधार पर निकाला है निष्कर्ष। भावनाओं को जल्दी से बदलने की क्षमताएं मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। एक आप लोगों से मेरा पूछना है, आप लोग जो गोडसे और गांधी मूवी आई हुई है, आप लोग अपने इतिहास अपनी किताबों से पढ़ा करिएगा। इन मूवियों से आजकल इतिहास पढ़ना आपके लिए नुकसानदायक है। जापान में 18 लाख खर्च कर व्यक्ति बन गया भेड़िया। कोरोना से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लोगों के दिल पर डाला बुरा असर। एक अध्ययन में एक आ गया। पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह, टकराने की आशंका नहीं है। हाल ही में खोजा गया क्षुद्र ग्रह 2023 की व्यू जो पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। टॉकिंग थेरेपी दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। ग्रुप थेरेपी से मानसिक विकारों व हृदय रोग संबंधी समस्याओं को भी करते हैं कम। चलिए देखते रहा करिएगा। जहाज़ों की दौड़ ऑस्ट्रेलिया दिवस समारोह के दौरान सिडनी हार्बर के जहाज़ों में। इस दिन 1788 में ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, जबकि कई स्वदेशी समूह इस दिन विरोध करते थे। चलिए वही ये मूवियों से जुड़ी है। महंगे उपहार मिलने की खबर है, आधारहीन है। ये अभी के.एल. राहुल और इनकी आथिया शेट्टी की शादी हुई। 17 साल बाद स्क्रीन पर संजय अरशद की वापसी। लोगों के बीच आदर्श बन चुका है तारा सिंह। पहले दिन की पठान की कमाई ने मचाया गदर। ये आप देखिए 57 करोड़ के करीब रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस मूवी का ज़्यादा विरोध होता है और बायकॉट की बात होती है, वो उतनी ही कमाई करती है। और इसीलिए कहा जाता है, देखिए कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी कि खुद एक्टर चाहते हैं कि उनकी मूवियाँ चर्चा में रहें। वो रहता है ना कि लोग चर्चा में रहने के लिए कोई भी कदम उठाते रहते हैं, और वो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं तो उतने बड़े नेता बन जाते हैं, कभी कभी बड़े लोग बन जाते हैं। तो यही हाल है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है, कोई आपका सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा।